का ही गैप रह गया है, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। अदरवाइज हर चीज एक फ्रूटी भी आती थी तो नीचे से हवाई जहाज से आती थी, उसका रेट कितना बढ़ जाता था। अब जो पहला गांव है सीमा से जुड़ा हुआ, वो भी अपने आप को दिल्ली के दिल के बिल्कुल मध्य में अपने आप को समझता है। ये वाकई में काबिले तारीफ है। और चाहे फिर डीआरडीओ की झांकी हो, वो भी आज हमें इस परेड में दिखाई देगी। कुछ तस्वीरें जो आ रही है वो आपके सामने रख दूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी अभी झंडारोहण किया और उसके बाद जितने भी वहां पर अतिथि हैं उन्हें वो संबोधित कर रहे हैं। और इस तरीके की तस्वीरें आप अलग अलग राज्यों से लगातार देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पटना के राज्यपाल की भी तस्वीर आपने देखी। और प्रदीप जी, हर क्षेत्र में, हर स्कूल में, भारत में देखिए कर्तव्य पथ पर तो ये परेड है ही, लेकिन छोटे छोटे मोहल्लों में भी इस वक्त जश्न का माहौल होता है। और वाकई में वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है, रोमांच से भर देने वाला होता है। आज सुबह सुबह जब मैं उठी 6 बजे का वक्त था और हल्की हल्की आवाज सुन रही थी कि अभी से देशभक्ति के तराने बजने लगे हैं। ये जोश वाला दिन होता है, उत्सव का दिन होता है। आपने जो अभी ये कहा देशभक्ति के गीत, मैं एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सैल्यूटिंग डेज से रक्षा मंत्रालय के लिए कमेंट्री करता था तो उसमें क्या है कि जो वहाँ सभी बैठे हैं उन तक वो कमेंट्री जाती थी और वो सुबह सुबह देशभक्ति के गीत लगा देते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ओरिजिनल गाने नहीं मिले तो वो दूसरे गाने वो बज रहे हैं उनके, लेकिन आवाज़ कोई और है। अगर आप ये गीत सुन रहे हैं कि आए मेरे प्यारे वतन, तो आपके कानों में कहीं ना कहीं होता है कि मन्ना डे साहब की आवाज़ आएगी। बिल्कुल। अब वो कोई और आवाज़ है। तो मैं हर साल 2 सीडीज़ बना के ले जाता था और सिग्नल्स वालों को देता था, और उसके बाद उन सीडीज़ के लिए उनकी आपस में एक तरह से खींचतान होती थी कि इसे मैं घर लेके जाऊंगा और फिर अगले साल फिर मैं 2 और सीडीज़ लेके जाता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो गीत गूंजते थे वहाँ। और आप देखें जो वहाँ दर्शक बैठे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े भी, वो उनके साथ गुनगुनाते हैं। आज भी देखिए, आपने बात की थोड़ी देर पहले, मैं देख रही थी तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। अभी ये बैंड दिखाई दे रहा है, तैयार बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, आज परेड की जो शुरुआत होगी उसमें 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों से सारे जहां से अच्छा की धुन बजाएंगे। उसके साथ परेड की शुरुआत होगी। इसके बाद 5000 अतिथि एक साथ कर्तव्य पथ पर ये भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का जो वहां प्रदर्शन होगा उसको देखेंगे। परेड में 16 राज्य और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालय, यानी कुल 31 झांकियां आज आपको इस परेड के अंदर देखने को मिलेंगी। और जो थीम है इस बार, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, संस्कृति भी और विकास भी, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत। और एक और ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जो आप सांस्कृतिक कलाकार देखते हैं जो हमको टीवी पर दिखाई देते हैं, अब तक ये ऐसा मुझे भी नहीं मालूम था, ये शर्मा साहब बताएंगे। वो जो प्रस्तुति करते थे वो जब राष्ट्रपति का जो बॉक्स होता है वहीं तक करते थे, उसके बाद शायद वो फिर पैदल चलना शुरू कर देते थे, लेकिन अब वो पूरे परेड में उनकी प्रस्तुति जारी रहेगी, जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही होंगी। सौरभ, एक्चुअली पहले क्या होता था कि वो 12 या 13 प्रस्तुतियां होती थी। अलग अलग जो स्कूल्स हैं उनके बच्चे आते थे या क्षेत्रीय जो इलाके हैं वहाँ से आते थे, और उसके लिए एक म्यूज़िक बजाया जाता था, वहीं उनकी प्रस्तुतियाँ होती थी जैसा आपने कहा। और फिर वही बात आ गई कि समय को देखते हुए पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि अब कलाकारों की संख्या बढ़ गई है लेकिन प्रस्तुतियाँ वो कम हो गई हैं, लेकिन जो प्रस्तुतियाँ होती हैं वो लाजवाब होती हैं और उन्हें देख कर पिछली बार की बहुत अच्छे से याद है, भरतनाट्यम, कथकली, जितने हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो तो थे ही, उनके अलावा लोक नृत्य भी थे। मीनाक्षी, ये देखें आप, ये ब्रीफिंग जो हो रही है, ये तस्वीर कहाँ की है? मुझे लग रहा है जो परेड में दस्ते निकलने होंगे उन्हीं की होगी। बेहतर बता पाएंगे। सिग्नल्स का कंट्रोल रूम है जो कि दिखा रहा है कि इस पूरे संचार व्यवस्था जो नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर के कंप्लीट कर्तव्य पथ पर है, उसकी संचार व्यवस्था के बारे में उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है किस तरीके से। और वहाँ एक एक तार को रात के अंधेरे में हर आदमी जो सिग्नल का है वो चेक करता है कि कहीं देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी मेल फंक्शनिंग, कोई स्कोप है ही नहीं। मुझे भी तकरीबन 10 वर्षों का समय मिला वहाँ डीपीआर के स्टैंड से, राष्ट्रपति जी के बगल से, वहाँ से कमेंट्री करने का। और मैंने ये देखा कि आज अगर आप
सिर्फ उन बच्चों को न देखें, उन सैनिकों को न देखें, ये भी देखें कि उनके पीछे जो माँ है, मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति कितनी प्रबल है। बिल्कुल, आप ठीक है। प्रदीप जी, आप भी कुछ ऐड करना जी, चाह रहे हैं? मैं ये जो अभी दिखा रहे हैं बूथ, ये सिग्नल्स का है, जहां लोकल कमेंटेटर्स हैं, और उनके ठीक ऊपर दूरदर्शन का है। अच्छा। और इसकी बाईं तरफ राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और राष्ट्रपति की बाईं तरफ आकाशवाणी का बूथ होता है। और साथ ही अगर हम सामने की तरफ नज़र दौड़ाएं, वो शायद हमें यहाँ नहीं दिख पाएगा, वहाँ पर एयरफोर्स का कंट्रोल रूम होता है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं, ये बहुत ही ख़ास है। दरअसल सारे कंट्रोल रूम आप बता रहे हैं, वहीं से सब संचालित हो रहा है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि जब परेड शुरू हो जाती है उस फिर तो दौरान कुछ भी मौका ही नहीं मिलता। और बाद में भी जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जी, वो सलामी मंच के सामने जो स्थान है, जहां सारनाथ का हमारा एक जो राष्ट्रीय चिन्ह जो हम प्रदर्शित करते हैं, उसके पीछे की तरफ वो गनर्स होते हैं। और ये स्वदेशी प्रणाली से आजकल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके 15 लिए अगस्त, लाजवाब। क्या बात, 26 जनवरी, और जो हमारे राजकीय अतिथि आते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और साथ ही वहाँ 2 बैंड होंगे, एक पाइप एंड ड्रम और एक सैन्य बैंड। वो अलग अलग उनकी जिम्मेदारी होती है। कोई क्विक मार्च बजा रहा है, और किसी की जिम्मेदारी है जब राष्ट्रपति का आगमन होगा, प्रस्थान होगा, तब राष्ट्रगान की धुन होगी। क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, जब भी राष्ट्रपति महोदय पधारते हैं और प्रस्थान करते हैं तो राष्ट्रगान ज़रूर होगा। और राष्ट्रपति भवन में समय के हिसाब से उन्हें एक अलग सलामी भी दी जाती है, धुन बजती है। तो ये प्रोटोकॉल्स जो हैं, जब हमारे बच्चे उनको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं जी, तो वाकई जैसा भी कर्नल साहब ने कहा था, उनके मन में भी एक जज्बा, दरअसल जज्बा तो है ही, और वो साथ आता ही है। डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, अनुशासन। आपने डिसिप्लिन की बात की, और देखिए सामने एनसीसी के बच्चे हैं। बहुत, ये अगर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए एनसीसी में रहने का कुछ वर्षों के लिए, तो जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो युवा तूफान ला सकता है, और ये बात हम तब समझेंगे जब हम युवा को उल्टा करें। तो युवा वायु की जगह वो वायु हो जाता है, क्या बात और वो तूफान ला देता है। और जितने बच्चे हैं, मैं ये कह रहा था कि अगर जीजाबाई जैसी मां न होती तो शिवाजी जैसे महानायक न होते, युद्ध नायक न होते। अगर मैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ रहा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां अपनी रोटी के पैसे बचा करके और राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोली खरीदने के लिए पैसे देती थी। क्या बात है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने और उनके पिताजी ने जब 200 रुपये जीवन रक्षक दवाई देनी थी अपने छोटे पुत्र के लिए, वो दवाई न देकर 400 रुपया देकर क्रांति की आग में उसको और प्रज्वलित करने के लिए ईंधन के रूप में वो 400 रुपये दिए। अगर आप सच में देखें तो जो अभी भी व्यक्तित्व हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मां ने भी, मां हीराबेन जी ने 100 वर्ष जब पूरा हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उन्होंने कहा, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, अपने रोम रोम में भर दो भारत की सुगंधी से। क्या बात है। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ये प्रधानमंत्री के लिए 11वां अवसर होगा जब वो 26 जनवरी की परेड की सलामी ले रहे होंगे। पहले राजपथ कहा जाता था इसको, अब ये कर्तव्य पथ है। प्रधानमंत्री ने ही इसे कर्तव्य पथ नाम दिया है। और ये आपके सामने वो तस्वीरें हैं। अच्छा, हर बार उनका साफा बड़ी चर्चा के केंद्र में रहता है कि इस बार उन्होंने कैसा साफा पहना है, और अधिकतर वो राजस्थानी साफा ही पहने हुए दिखाई देते हैं, और जबरदस्त उसका तोरण दिखाई देता है। आप जो एनसीसी कैडेट्स की बात कर रहे थे, मैं अभी एक ताज़ा उदाहरण उनका देती हूँ। अभी पिछले 2 हफ्ते मेरा महाकुंभ में रहना हुआ, और कर्नल साहब एनसीसी के कैडेट्स वहाँ पर अपनी सेवा देते हुए दिखाई दे रहे थे। अलग अलग पेंटोन पुल पर वो खड़े हुए थे कि आम राहगीरों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्री सनातनियों को कोई परेशानी ना हो। और क्या उनका डिसिप्लिन, क्या बात करने का उनका तरीका, इतनी विनम्रता, इतने प्रेम से वो बात कर रहे थे, उससे ये समझ में आ रहा था कितनी मोरालिटी उन्हें सिखाई जाती है, कितना डिसिप्लिन उन्हें सिखाया जाता है। और सब कॉलेज के बच्चे दिखाई दे रहे थे, युवा हमारे देश के। बहुत अभी मुझे मौका मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर रैली और एनसीसी परेड जो कल है उसमें भी कमेंट्री करने का,
और जब आप उन बच्चों से मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद वहाँ कुछ परिवर्तन कितना आता है वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी ज़्यादा मजबूत महसूस करता हूँ। और कई बार आपने देखा, आपने ये नहीं सुना होगा कि जब एक शिल्पकार किसी शिल्प को छेनी और हथौड़े से तराशता है तो वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन जब एक इंस्ट्रक्टर, एनसीसी का इंस्ट्रक्टर जो शिल्पकार है, अपनी छेनी और हथौड़ी से इस शिल्प को जब तराशता है तो ये वर्दी पहनकर ये शरीर बोल पड़ती हैं, जय हिंद बोल पड़ती हैं, वंदे मातरम धड़क पड़ती है। अच्छा, आज जो फ्लाई पास्ट होगी, ज्यादा दिलचस्पी क्योंकि लोगों की फ्लाई पास्ट में होती है, तो उसमें 40 विमान होंगे, इसमें 22 फाइटर जेट्स हैं, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं और 7 हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और आपको यह भी बता दें, पहली बार सशस्त्र बलों की ट्राई सर्विस सशक्त और सुरक्षित भारत झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। मार्चिंग कंटिजेंट में 8 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के होंगे, 5 गृह मंत्रालय का और 1 कोस्ट गार्ड की फोर्स का होगा। मार्चिंग कंटिजेंट में बीएसएफ का एक दस्ता ऊंटों के साथ भी आपको दिखाई देगा, यह हर वर्ष दिखाई देता है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है वो। और एक दस्ता हमेशा जो हमारा मेहमान देश है, जिसके नेता आए हुए हैं, उस देश का भी एक दस्ता होता है। तो एक मार्चिंग कंटिजेंट वो इंडोनेशिया का भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। और पहली बार, जहां हम अभी बात कर रहे थे हम कौन से हथियारों की प्रदर्शनी करते हैं, कौन से हथियार दिखाते हैं, तो नई जो चीज होगी प्रलय मिसाइल, वो आपको पहली बार देश को और दुनिया को पहली बार यहां देखने के लिए मिलेगी। ये भारत ने खुद डेवलप की है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल है। अच्छा, एक तस्वीर प्रदीप जी आप भी देखें, दर्शक भी देख रहे हैं, जो साल 2015 से 2024 तक हमारे विशिष्ट अतिथि रहे हैं। बराक ओबामा यूएस के राष्ट्राध्यक्ष जब थे वो भारत आए थे, फ्रांसवा ओलांद वो भारत आए थे, यूएई के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन नहयान वो भी भारत आए। ये भी भारत की एक गौरव गाथा है, अलग अलग मेहमानों का भारत